हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनचॉइस आईएएस। आज से हम लोग एनवायरनमेंट की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा रही हैं इस साल, प्लस जिनका मैक्सिमम चांसेस है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में वो आ सकती हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, यूपीएससी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल पूछती है। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि इस साल कौन से टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारा फर्स्ट टर्म है क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी। तो ये देखते हैं ये न्यूज में कहा था। सो बेसिकली इंडिया ड्राफ्ट क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी रिलीज हो गई है। अभी इसके टर्म से इसकी डेफिनेशन समझते हैं। क्लाइमेट, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। फाइनेंस मतलब कैश फ्लो होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल होगा। टैक्सोनॉमी जब हम कहते हैं, इसको आप टैक्स से कंफ्यूज मत करिए। टैक्सोनॉमी बेसिकली एक सिस्टम या बेसिकली एक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A classification system that defines what qualifies as environmentally sustainable financial activities। तो बेसिकली ये एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो हमें बताता है कि कौन से फाइनेंशियल एक्टिविटीज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है या एनवायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं। आप इस वे में भी समझ सकते हैं। तो जो होंगे उनको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अब ये न्यूज में कब था? जून 2025। ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने करी है इन कोलैबोरेशन विद आरबीआई, सेबी, एमओईएफसीसी। अब ये रिपोर्ट क्यों रिलीज करी है? टू कॉम्बैट ग्रीन वॉशिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड अलाइन फाइनेंशियल फ्लोज विद इंडियाज एनडीसीज एंड नेट जीरो कमिटमेंट्स बाय 2070। Our second term is double materiality। अब इसे भी हम इसके नाम के थ्रू समझने की और याद रखने की कोशिश करेंगे। अब डबल मटेरियलिटी क्या है? डबल, आप अगर नाम देखेंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि दो चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी। वो दो चीजें क्या है? एक हो गया हमारा इम्पैक्ट मटेरियलिटी और हमारा दूसरा होगा फाइनेंशियल मटेरियलिटी। अब ये दोनों कैसे कनेक्ट है ये देखते हैं। डबल मटेरियलिटी बेसिकली एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग प्रिंसिपल है जहां पे कंपनीज को एसेस करना पड़ता है बोथ इम्पैक्ट मटेरियलिटी और फाइनेंशियल मटेरियलिटी। ये यहाँ तक समझ आया कि कंपनियों को ये दोनों असेसमेंट करने हैं। अब जो इम्पैक्ट मटेरियलिटी असेसमेंट है ये क्या है? ये बेसिकली हाउ द कंपनीज ऑपरेशंस इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। आसान भाषा में, कंपनी का जो ऑपरेशन है उससे एनवायरनमेंट और सोसाइटी पे क्या इफेक्ट, इम्पैक्ट या असर पड़ रहा है। फाइनेंशियल मटेरियलिटी क्या है? अब ये याद रखिए, क्योंकि हम यहाँ पे डबल की बात कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि कंपनी का एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है। तो अभी सेकेंड में क्या होगा? एनवायरनमेंट और सोशल फैक्टर्स का कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डबल मटेरियलिटी, इतना ही कॉन्सेप्ट है। हमारा नेक्स्ट टर्म है कार्बन इनसेटिंग एंड कार्बन ऑफसेटिंग। अगेन नाम के थ्रू हम ये याद रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कार्बन को आप एज अ कार्बन एमिशन ले, ठीक है। अब कार्बन इनसेटिंग एंड ऑफसेटिंग, इनसेटिंग, ऑफसेटिंग, हम इन जब बात करेंगे बेसिकली ये इंटरनल होगा। ऑफ की बात करें या ऑफ साइड तो एक्सटर्नल। चलिए इनके डेफिनेशंस देखते हैं। जब हम कार्बन इन सेटिंग की बात करते हैं, रिड्यूसिंग एमिशंस विद इन अ कंपनीज ओन सप्लाई चेन, मतलब जो एमिशंस है हम वो रिड्यूस कर रहे हैं कंपनी की ही सप्लाई चेन में, या कंपनी के जो ऑपरेशंस होंगे
वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे या सस्टेनेबल होंगे, या हम वहां से किसी तरीके से एमिशंस रिड्यूस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें कि अगर कोई एक ट्रक से सामान ट्रांसपोर्ट होता होगा, फ्यूल की जगह अगर हम लोग ईवी व्हीकल्स का यूज करें, तो दैट इज कुड बी एक वे हो सकता है। ये एग्जाम्पल है। अब कार्बन ऑफसेटिंग में क्या होता है? पेइंग फॉर एमिशंस रिडक्शंस आउटसाइड अ कंपनीज ऑपरेशंस। मतलब हम लोग एमिशंस रिड्यूस करने के लिए कंपनी के ऑपरेशंस के बाहर पे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के ऑपरेशन में हम लोग कुछ चेंजेस नहीं ला रहे हैं, बल्कि हम लोग पे कर रहे हैं कहीं और सोलर इंस्टॉलेशंस करने के लिए या कुछ और काम करने के लिए, तो हम उसको कार्बन ऑफसेटिंग कहेंगे। सिंपल। हमारा नेक्स्ट टर्म है ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग काफी न्यूज में रहा है। ग्रीन वॉशिंग पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है 2022 में, लेकिन स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट कि हम इस बार भी देखें ताकि हमें कहीं से कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए देखते हैं ग्रीन वॉशिंग क्या है। डेफिनेशन के हिसाब से द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मिसलीडिंग और unsubstantiated claims about the environmental benefits of a product, service or company, creating a false impression of environmental responsibility। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो मिसलीडिंग या अनसब्सटैंशिएटेड मतलब जिसका कोई प्रूफ नहीं है या एक्चुअल में उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसे अगर कोई एनवायरनमेंट के रिलेटेड क्लेम्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रोडक्ट के ऊपर लगे इको फ्रेंडली है, ये है वो है, बट इन एक्चुअल वो नहीं है, देन दैट कंपनी इज कॉल्ड कि ये वो प्रोडक्ट का ग्रीन वॉशिंग कर रही है। अब इसको किस तरीके से याद रखा जाए? नाम देखिए इसको, ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, ग्रीन कलर सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन ग्रीन को हमेशा आप देखिए एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ वॉशिंग की बात हो रही है। सिंपल टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो अगर आप कोई क्लॉथ ले लें, उसको ग्रीन कलर डाल दें, थोड़ा सा धो दें तो ग्रीन कलर हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में इसको ऐसे याद रखिए कि जो एक्चुअल में उसका नहीं है, आप उस पर कलरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आप सिर्फ बता रहे हैं कि वो ग्रीन कलर है, लेकिन वो एक्चुअल में ग्रीन नहीं है। सो सिंपल टर्म्स, ग्रीन वॉशिंग मिसलीडिंग या अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स कोई प्रोडक्ट पे भी कर सकता है, कोई सर्विस पे भी कर सकता है और कोई कंपनी पे भी कर सकता है। डन। हमारा नेक्स्ट टर्म है इको एंजाइटी। अभी आप सब लोग जब एनवायरनमेंट पढ़ते हैं या क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं या हमारे जो न्यू गोल्स होते हैं या कमिटमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कि हमें इतना टेम्परेचर रिड्यूस करना चाहिए या इतना मेल्टिंग हो रहा है, लेक्स डिसअपियर हो रहे हैं या प्लांट का सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपको एक थॉट तो आया ही होगा विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट कि पता नहीं क्या होगा। सो इसका टर्म मिल चुका है जो है इको एंजाइटी। इको एंजाइटी डेफिनेशन, स्ट्रेस, वरी और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अबाउट द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अभी ये यूपीएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? यूपीएससी आजकल मेंटल हेल्थ पे भी फोकस कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। हमारा नेक्स्ट टर्म जो है टेम्परेचर न्यूट्रलिटी एंड क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। अभी आप देखेंगे ये दोनों बहुत ही क्लोज कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन होना पॉसिबल है, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इसको समझ सकें और डिफरेंशिएट कर सकें। अभी टेम्परेचर न्यूट्रलिटी देखते हैं क्या होता है। दिस इज अ मेट्रिक दैट एम्स टू स्टेबलाइज अ कंट्रीज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। इट डज नॉट रिक्वायर एब्सोल्यूट जीरो एमिशंस।
तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अगेन क्या है? इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। टेम्परेचर न्यूट्रलिटी एक कॉन्सेप्ट है जो रिसेंटली न्यूज में आया है। बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है कि एक कंट्री अपना ग्लोबल वार्मिंग जो कंट्रीब्यूशन है उसको स्टेबलाइज कर रही है या उसको लिमिट कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री का आप समझिए 100 CO2 का एमिशन है, तो वो वहीं तक ही एमिशन कर रही हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रही हैं या उसको उससे कम नहीं कर रही हैं। बेसिकली इसको आप कहेंगे नो एडिशनल वार्मिंग। ठीक है। अब क्लाइमेट न्यूट्रलिटी देखते हैं। टेम्परेचर न्यूट्रलिटी restricted to ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी यहाँ पे सारे ग्रीन हाउस गैसेस और सारी दूसरी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो इंक्लूड होंगी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिड्यूसिंग ऑल ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पे ऑल क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज ये जो टेम्परेचर या ग्लोबल वार्मिंग की बात टेम्परेचर न्यूट्रलिटी में की जा रही है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला हुआ है मीथेन का, कि आप ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए आपने थोड़ी चीजें रिड्यूस कर ली हैं, वेयर एज जो दूसरी गैसेस हैं वो कंटिन्यूएशन चल रहा है एमिशन का, जो आगे जाके हार्मफुल हो सकती है। वन सच गैस इज मीथेन। अभी कमिंग बैक टू क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, तो reducing all greenhouse gas emissions to zero, balancing any remaining emissions by removing them from the atmosphere। यहाँ पे आपको ये भी देखना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट में रिमूवल भी इन्वॉल्व है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि एक तो आपको एमिशन करना ही नहीं है फर्स्ट, या कंप्लीटली रिड्यूस करो, या अगर आप कंप्लीटली भी नहीं रिड्यूस कर पा रहे तो उसके लेवल पे या उसके सेम अमाउंट का रिमूवल कर दीजिए। तो नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो का मतलब क्या होता है ये आप समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं ये कर दूं कि +1 -1 इसका आएगा 0। इसको हम कहते हैं नेट जीरो, कि जितना हमने ऐड किया है उतना हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहेंगे नेट जीरो एमिशंस, कि जितना एमिट हो रहा है वो भी रिड्यूस कर रहे हैं और ओवरऑल भी रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये आप डिफरेंस याद रखिए। टेम्परेचर न्यूट्रलिटी में सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी में सारा ग्लोबल वार्मिंग की भी बात हो रही है, प्लस रिमूवल रिडक्शन सबकी बात हो रही है यहाँ पे। सिंपल इतना ही याद रखिए, ज्यादा कंफ्यूजन मत करिए। कमिंग टू नेक्स्ट टर्म, थर्स्ट वेव। इसकी डेफिनेशन आप देखें, अ पीरियड ऑफ हॉट ड्राई वेदर that causes soil and plants to lose a very large amount of water through evaporation। ठीक है, तो अब ये थर्स्ट वेव और हीट वेव में डिफरेंट क्या है? थोड़ी चीजें हैं, जैसे कि थर्स्ट वेव में अ पीरियड मतलब थोड़ा सा टाइम, हीट वेव में प्रोलॉन्ग पीरियड्स, काफी लंबे समय तक। यहाँ पे आप देखेंगे कि हॉट ड्राई वेदर है और सॉइल और प्लांट से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लूज हो रहा है थ्रू इवापोरेशन। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। हीट वेव में क्या है? ये एक्सेसिवली हाई एयर टेम्परेचर्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखिए। हीट वेव क्या है? बहुत लंबे टाइम तक चलता है और बहुत हाई एयर टेम्परेचर होता है। थर्स्ट वेव में क्या होता है कि हॉट होता है और क्लाइमेट ड्राई होता है, जिसकी वजह से सॉइल और प्लांट्स में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवोपरेट होने लगते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है फायर वेव। हमने अब तक दो वेव पढ़े हैं, एक है थर्स्ट वेव, दूसरा है हीट वेव। अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं फायर वेव। सिंपल नेम में जो है डेफिनेशन भी वैसे ही रहेगा, फायर वेव। तो अ सीरीज ऑफ फायर्स दैट बर्न स्ट्रांगली एंड आउट ऑफ कंट्रोल ऑन ग्रासी एरियाज इन सिटीज यूजुअली ट्रिगर्ड बाय वेरी हॉट वेदर। हॉट वेदर की वजह से जो ग्रासेस होंगी जो ड्राई हो जाएंगी, तो वहां पे फायर या वाइल्ड फायर हम जिसे कहते हैं वो इंसिडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। ये
हमें फिनोमिना देखा गया है यूके की सिटीज में और वार्निंग्स वगैरह रिलीज हुई थी, तो ये टर्म वहां से आया हुआ है। सिंपल टर्म, पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते हैं, पॉसिबिलिटी मीडियम है। सो हमारा नेक्स्ट टर्म है स्मॉग वेव, अ पीरियड ऑफ एक्सट्रीम एंड लॉन्ग लास्टिंग एयर पोल्यूशन where a mixture of smoke, gases, and chemicals in the atmosphere make it difficult to breathe and can be harmful for health. ठीक है, सिंपल भाषा में जब एयर पोल्यूशन हो जाता है, स्मोक गैस से सारे मिक्स होके एटमॉस्फेयर में रहते हैं यूजुअली, या विंटर में आपने ये काफी सुना होगा कि पोल्यूशन ज्यादा हो गया है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो गई है, विजिबिलिटी प्रॉब्लम्स हो गई है। सो ये जो स्मॉग है ये एक्सट्रीम लेवल पे एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा। अभी ये देखते हैं कि ये वर्ड कहाँ पे यूज हुआ था। ये बेसिकली यूज हुआ था इन रिलेशन विद पाकिस्तान, लेकिन सिंस इंडिया में भी एयर पोल्यूशन थोड़ा सीवियर होते जा रहा है, तो ये इंडिया के रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। Now coming to the last term of this video, phytoremediation. नाउ अगेन कमिंग टू द नेम, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक होगा फाइटो, एक होगा रेमिडिएशन। अब रेमिडिएशन आपको ये याद रखना है, रेमिडी या रेमिडिएशन बेसिकली कहा जाता है कि सोल्यूशन या कुछ ठीक करने को, फिक्स करने को कहते हैं कि इसका रेमिडिएशन या रेमिडी करना चाहिए। तो फाइटो रेमिडिएशन, अब सिंस हम लोग एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो हम लोग इस रेमिडिएशन को एनवायरनमेंट से ही कनेक्ट करेंगे। फाइटो रेमिडिएशन का मीनिंग क्या होता है? अ रेमिडिएशन मेथड दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्राइमरीली प्लांट्स। तो प्लांट्स का हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? रेमिडिएशन में। रेमिडिएशन क्या है कि जो कंटामिनेंट्स हैं इन एनी मीडियम, एयर हो गया, वाटर हो गया या सॉइल हो गया, कहीं भी कंटेमिनेशन हुआ है विथ एनी काइंड ऑफ केमिकल्स हो गया या कुछ भी जो अनवांटेड है, तो उसका रिमूवल हो गया, ट्रांसफर हो गया, या उसको कोई और केमिकल में मतलब जो लेस हार्मफुल है उसमें चेंज करना हो गया, जो भी मेथड हो गया, तो अगर वो मेथड में प्लांट्स यूज हो रहे हैं तो उसे फाइटो रेमिडिएशन कहेंगे। फाइटो, इसका आप लॉन्गर टर्म्स में भी याद रख सकते हैं, फाइटो हमेशा रिलेट करेगा प्लांट्स के लिए। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टर्म्स जो है वो पार्ट 2 में है, प्लीज डू वॉच पार्ट 2 वीडियो एज वेल। लाइक एंड सब्सक्राइब to continue receiving videos from InChoice. Thank you.